हेलो एवरीवन एंड वेलकम। सो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो लास्ट क्लास में हमने पार्शियल डिफरेंशिएशन को स्टार्ट किया था एंड पार्शियल डिफरेंशिएशन के एक पोर्शन को हमने पढ़ा था जहाँ पे हमने सीखा था पार्शियल डेरिवेटिव को कैसे निकाला जाता है। पार्शियल डेरिवेटिव बोलने का मतलब क्या? fx, fy, fxx, fxy, fyx, fy। तो हमने सीखा कि इनका मतलब क्या होता है, इनको निकाला कैसे जाता है। आज के क्लास में हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन के एप्लीकेशन को पढ़ेंगे। इसका मतलब क्या? एप्लीकेशन मतलब कहाँ कहाँ पे पार्शियल डिफरेंशिएशन का यूज होता है। तो देखिए बेसिक 3 जगह पे ये जनरली यूज होता है। पहला जगह है डिमांड एनालिसिस, दूसरा है यूटिलिटी एनालिसिस और तीसरा है प्रोडक्शन एनालिसिस। अब हम लोग ध्यान से समझेंगे डिमांड एनालिसिस, यूटिलिटी एनालिसिस। आप इन दोनों में देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है कंस्ट्रेंट अनकंस्ट्रेंट। आप जब भी इकोनॉमिक्स में इस वर्ड को देखते हो ना तो इसका एक मीनिंग होता है। मीनिंग क्या है? अनकंस्ट्रेंट बोलने का मतलब जब कोई भी लिमिटेशन नहीं है, कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जनरल सेंस में, ठीक है ना। और अगर हम कंस्ट्रेंट बोल रहे हैं मतलब रेस्ट्रिक्शन फिक्स्ड है। एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कोई एक लड़का लड़के से बात करता है। अगर वो डेली बेसिस पे 10 बजे बात करके सोता है, अब एक दिन क्या हुआ कि किसी के फैमिली में कोई आ गया, देन क्या वो रेगुलर जितना बात कर पाते थे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है वो बात ही ना करें। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि परिस्थिति वैसा बना और उस परिस्थिति के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ा। तो हम लोग देखेंगे कि कंस्ट्रेंट मतलब जब कुछ रेस्ट्रिक्शन रहे कि इनकम इतना है किसी बंदे का, उसको खर्च किसी एक का प्राइस दिया गया कि एक्स का वस्तु का दाम इतना है, वाई के वस्तु का दाम इतना है, तो वो खर्च कितना करेगा, कितना एक्स वाई खरीदे ताकि वो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दे पाए। तो जब ये सारी बातें दी जाती है ना तो इनको हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट। मतलब क्या कि यहाँ पे सेटअप कुछ किया गया और उसके अंदर ही हमें निकालना है कि क्या बेनिफिट ले पाएगा, क्या मैक्सिमम ले पाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से आप देखिए प्रोडक्शन एनालिसिस। प्रोडक्शन एनालिसिस में भी 2 केस हम लोग पढ़ेंगे। कंस्ट्रेंट जहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन है, देन हम लोग कुछ चीजों को पढ़ें। अनकंस्ट्रेंट जनरल सेंस में क्या होता है फिर वो देखेंगे। आज का जो पोर्शन है वो पोर्शन है हमारा डिमांड एनालिसिस। अब समझते हैं डिमांड एनालिसिस बोलने का मतलब क्या होता है। जब भी हम बोलते हैं ना डिमांड एनालिसिस मतलब डिमांड को स्टडी कर रहे हैं, डिमांड फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, ये आपका क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन है। 8.2 का 1 नंबर। पहले आप क्वेश्चन सुने क्या? डिटरमाइन द पार्शियल इलास्टिसिटीज एंड नेचर ऑफ कमोडिटीज। ध्यान से क्या बोला जा रहा है? पार्शियल इलास्टिसिटी कुछ होता है तो पहला चीज क्या निकालना है? पार्शियल इलास्टिसिटी एंड नेचर ऑफ कमोडिटीज फॉर द फॉलोइंग डिमांड फंक्शन। हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? x1 is equal to 1 minus 2p1 plus p2 and x2 is equal to 5 minus 2p1 minus 3p2। चलिए यहाँ पे 2 डिमांड फंक्शन हम लोग देख रहे हैं। डिमांड फंक्शन बोलने का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु का डिमांड और उसके प्राइस के बीच का रिलेशनशिप जिससे भी पता चले उसको हम लोग बोलते हैं कि ये एक डिमांड फंक्शन है। अब आप यहाँ पे गौर करो, आपको 2 वस्तु दिया गया है, वस्तु x1 वस्तु x2, दोनों का डिमांड फंक्शन दिया गया है
x1 वस्तु का दिया गया है 1 माइनस 2p1 प्लस p2, x2 वस्तु का डिमांड फंक्शन दिया गया है 5 माइनस 2p1 माइनस 3p2। अब यहाँ पे गौर करने वाली बात ये है ना कि x1 का जो डिमांड है वो सिर्फ उसके प्राइस दैट इज p1 उस पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप ध्यान से देखिए, होना तो यही चाहिए जनरल, बट यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि x1 का डिमांड p1 पे प्राइस पे तो डिपेंड कर रहा है, उसके प्राइस पे तो कर रहा है, बट साथ में दूसरे के भी प्राइस पे डिपेंड कर रहा है। इसी तरह से आप देखें यहाँ पे x2 है, होना चाहिए था p2, उस पे अपने प्राइस पे डिपेंड करना चाहिए था, बट इसका डिमांड तब भी अफेक्टेड होता है जब p1 में कुछ चेंजेस आए। तो ऐसे डिमांड फंक्शन जब हम लोगों को मिले तो हम लोग समझते हैं कि ये किस वस्तु का डिमांड फंक्शन है। आप ध्यान से देखो, यहां से हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि ये दोनों जो वस्तु है, कौन कौन सा वस्तु, x1 और x2 कहीं ना कहीं क्या है, रिलेटेड गुड है, रिलेटेड गुड है। इसीलिए तो एक का प्राइस में चेंज आ रहा है तो वो दूसरे के भी डिमांड में चेंज ला रहा है, ठीक है ना। तो ये वस्तु जो है, इन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे, रिलेटेड गुड्स हैं। अब दो तरीके का रिलेटेड गुड्स होता है, हमने बचपन में पढ़ा है। एक को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड और एक को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब थोड़ा सा आप क्वेश्चन को पढ़ें और समझने का प्रयास करें। देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है डिटरमाइन द पार्शियल इलास्टिसिटीज एंड नेचर ऑफ कमोडिटीज। तो नेचर ऑफ कमोडिटीज मतलब क्या निकालना है मेरे को ये निकालना है कि x1 x2 या तो सब्स्टिट्यूट गुड है या कंप्लीमेंट्री गुड है। क्लियर है ना। अब समझते हैं चीजों को, कैसे पता चले कि कौन हमारा कौन सा गुड है, कंप्लीमेंट्री गुड्स है या फिर सब्स्टिट्यूट गुड है, कैसे पता किया जाए। तो देखिए हमने पढ़ा है कि डिफरेंशिएशन का मेन काम क्या है ना, डिफरेंशिएशन में दो वेरिएबल होता है, एक वेरिएबल में चेंज आने के कारण दूसरे वेरिएबल में क्या चेंज आ रहा है, इसको हम लोग मेजर करते हैं डिफरेंशिएशन के थ्रू। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने लिखा है dy by dx, इसका बोलने का मतलब क्या होता है, इसका बोलने का मतलब होता है कि अगर x में चेंज आ रहा है ना, तो x में चेंज आने के कारण y में कैसा परिवर्तन आ रहा है। अगर इसका ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है तो हम बोलते हैं पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ रहा है, मतलब x बढ़ रहा है तो y भी बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। बट अगर निगेटिव आ रहा है तो हम बोल रहे होंगे इंपैक्ट निगेटिव है, ठीक है। तो अब इसका क्या काम है आप ध्यान से समझो। जब भी आपको पूछा जाए नेचर ऑफ कमोडिटीज के बारे में, आपको तो सबसे पहले निकालना है परिवर्तन। किसमें परिवर्तन, मांग में परिवर्तन। मांग बोलने का मतलब क्या, x1 के परिवर्तन। इसी तरह से आपको निकालना है चेंज। कौन सा चेंज, x2 में चेंज, x2 के डिमांड में चेंज। कब, जब P1 प्राइस में चेंज आए। इसी तरीके से जब P1 प्राइस में चेंज आए। बात समझिएगा। अब आप बोलेंगे सर x1 को भी P1 के रिस्पेक्ट में करें, x2 को भी P1 के रिस्पेक्ट में करें। हाँ बिल्कुल, तभी आपको पता चलेगा। हम यहाँ पे क्या मान रहे हैं ना कि P1 में फ्लक्चुएशन आ रहा है। अब P1 में फ्लक्चुएशन आया भाई साहब, तो किसके डिमांड में फर्क पड़ेगा। P1 किसका प्राइस है, x1 का प्राइस है, तो x1 का तो फरेगा ही पड़ेगा। बट क्योंकि यहाँ पे ये दोनों रिलेटेड गुड्स हैं तो x2 में भी पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं नहीं। अब ये डिपेंड करेगा कि कौन क्या गुड है, उसके बेसिस पे डिपेंड करेगा कि कैसा इंपैक्ट पड़ेगा। जैसे अगर
ये दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स हुआ। तो P1 मान के चलिए आप कि X1 जो है चाय है और X2 जो है वो हमारा कॉफी है। तो अगर P1 का प्राइस घट गया, चाय का प्राइस घट गया, तो क्या होगा, चाय का X1 का डिमांड तो बढ़ेगा, बट सोचिए जरा कॉफी के बारे में। कॉफी का प्राइस अभी भी नहीं बदला है, बट उसका डिमांड फिर भी घट रहा है। क्यों? क्योंकि प्राइस ऑफ चाय में परिवर्तन आ गया है। तो किस प्राइस पे हम ऑब्जर्व करके बता रहे हैं? एक प्राइस पे, प्राइस ऑफ चाय में चेंज आने के कारण पहले हमने निकाला कि चाय के डिमांड में कैसा असर आया। तो हमने देखा पॉजिटिव असर आया, इसका डिमांड बढ़ गया। बट हमने जब निकाला कि चाय के प्राइस में परिवर्तन आने के कारण कॉफी के प्राइस में क्या चेंज आया है, तो हमने क्या पाया कि उसका डिमांड घट जा रहा है। तो क्या हमने सेम प्राइस पे ऑब्जर्व किया चीजों को या नहीं? हमने सेम प्राइस पे ऑब्जर्व किया, और फिर तब हमने बोला कि भाई साहब एक का डिमांड तो बढ़ रहा है तो दूसरे का घट रहा है, इसलिए ये दोनों आपस में सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब सेम आप इंक का लो और पेन का लो एग्जांपल। हमने देखा कि इंक का प्राइस घट गया है, तो इंक का तो डिमांड बढ़ गया। कैसे? इंक का प्राइस घटने के कारण। लेकिन बिना पेन का इंक का क्या काम? तो जैसे ही इंक लोगों ने ज्यादा खरीदा तो पेन का भी क्या हुआ, डिमांड बढ़ गया। जबकि अभी पेन का प्राइस में कोई चेंज नहीं आया, इसका प्राइस नहीं घटा है। इसका प्राइस घटता तो बढ़ता तो समझ में भी आता। तो कहीं ना कहीं इंपैक्ट क्या पड़ रहा है? इंक के प्राइस घटने का इंपैक्ट पेन के भी डिमांड में पड़ रहा है। तो हमने क्या देखा कि एक प्राइस जो कि इंक का प्राइस था, जैसे ही घटा उसने इंक का तो डिमांड बढ़ा ही दिया, साथ में किसका डिमांड बढ़ा दिया? पेन का भी डिमांड बढ़ा दिया। ऐसे कमोडिटी को हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। ठीक है ना? अगर एक के प्राइस में परिवर्तन आने के कारण दोनों के मांग में परिवर्तन आए, दोनों का मांग या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, इन वस्तुओं को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो आपको क्या करना है? किसी एक प्राइस के रिस्पेक्ट में दोनों को डिफरेंशिएट कर देना है। आप चाहें तो x1 को p1 के रिस्पेक्ट में करें। आपने अगर x1 को p1 के रिस्पेक्ट में किया तो आपको ध्यान देना है x2 को भी p1 के रिस्पेक्ट में करना है। जस्ट रिवर्स। अगर आप चाहते हो p2 के रिस्पेक्ट में आप देखो कि p2 में चेंज आ रहा है, फिर आप बताना चाहो कि सब्स्टिट्यूट है, कंप्लीमेंट्री है, तो आपको क्या करना है? dx1 by dp2 निकालना है और dx2 by dp2 निकालना है। क्लियर है या नहीं? उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको हम लोग बना के देखते हैं एंड देन समझने का प्रयास करते हैं। चलिए ये देखिए x1 और x2 हमारा दिया गया है। मैंने आपको क्या बोला? आपको x1 के डिमांड में चेंज निकालना है, और जब भी चेंज निकालना तो पहले चेंज लाना होगा। तो हम लोग मानते हैं कि हम लोग p1 में चेंज लाए, और हम लोग जो निकालेंगे उसको हम लोग क्या निकालेंगे? x1 में चेंज निकाल रहे हैं, तो हम लोग लिखेंगे dx1 by dp1। इसका मतलब क्या हुआ? सिंपल सा मतलब है P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन किसका? x1 का। अब बताएं आप, P1 के रिस्पेक्ट में x1 का वैल्यू क्या है हमारा? 1 minus 2p1 plus p2। इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताएं? d by dp1 of 1 plus d by dp1 of minus d by dp1 of 2p1 plus d by dp1 of p2। इसको देखिए 1 क्या है हमारा? कांस्टेंट है, 0 हो गया। 2p1 में 2 कांस्टेंट बाहर आ गया,
P1 का P1 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होगा 1। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, यहाँ P1 तो है ही नहीं भाई साहब, और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है कि अगर P1 ना रहे सिर्फ P2 है, नीचे में P1 मतलब P2 कांस्टेंट हमारा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो वैल्यू देखिए हमारा क्या आएगा 0 माइनस 2 इंटू 1 प्लस 0 दैट इज -2। क्लियर है या नहीं? तो देखिए आपको क्या करना है, कहीं साइड में लिखना है, क्या लिखना है कि x1 मतलब x1 वस्तु की डिमांड में जो परिवर्तन आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है, मतलब P1 में प्राइस घटने के कारण P1 का प्राइस तो घटा बट x1 का डिमांड नहीं घटा, तो हो सकता है x1 इंफीरियर गुड्स हो, ठीक है ना। तो इसका डिमांड नहीं घटा, इसका डिमांड तो बढ़ना चाहिए सॉरी, बट इसका डिमांड घट रहा है, निगेटिव इसलिए वैल्यू है, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कहीं साइड में निगेटिव, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, अब आप क्या करो, इसी तरीके से आप निकालो कि P1 में प्राइस में चेंज आने के कारण, ध्यान से सुनना है, P1 प्राइस में चेंज आने के कारण x2 में कितना चेंज आ रहा है। देखिए क्या लिखेंगे, d बाई dp1 ऑफ x2 का वैल्यू कितना है 5 माइनस 2p1 माइनस 3p2। देखिए इसको सॉल्व कीजिए आप, d बाई dp1 ऑफ 5 माइनस d बाई dp1 ऑफ 2p1 माइनस d बाई dp1 ऑफ 3p2। इसको सॉल्व करिए आप, 5 हमारा कांस्टेंट 0 माइनस 2 बाहर आया, d बाई dp1 ऑफ p1 माइनस 3 बाहर आया, d बाई dp1 ऑफ p2। देखिए इसका वैल्यू क्या होगा -2 इंटू 1, p1 का p1 के रिस्पेक्ट में 1, p2 का p1 के रिस्पेक्ट में 0, तो -3 इंटू 0 दैट इज -2 -0 -2। तो हम क्या देख रहे हैं ना, dx2 बाई dp1 इसका भी वैल्यू क्या आ गया है निगेटिव। अब इसको ध्यान से आप समझो, और यहीं से हम लोग कंक्लूजन निकालेंगे कि ये हमारा सब्स्टिट्यूट है या फिर कंप्लीमेंट्री है। देखिए इसको हम लोग क्या लिखेंगे बताइए, dx1 बाई dp1 का वैल्यू निगेटिव, dx2 बाई dp1 का वैल्यू निगेटिव, मतलब आप समझो P1 का प्राइस में जो भी चेंज ला रहा है x1 का भी डिमांड घटा रहा है, x2 का भी डिमांड घटा रहा है, मतलब दोनों का डिमांड एक साथ गिर रहा है। अब एक साथ डिमांड गिरे दो वस्तु का या एक साथ उठ जाए, वैसे दो वस्तु को हम लोग क्या बोलते हैं कंप्लीमेंट्री गुड्स। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों कंप्लीमेंट्री गुड्स हैं। क्लियर है ना? तो आपको नेचर देखना है, अगर एक पॉजिटिव आया है दूसरा भी पॉजिटिव आया है चेंज के कारण, तो दोनों को बोलेंगे कि वो फिर से कंप्लीमेंट्री है, क्योंकि प्राइस में जो भी चेंज आ रहा है, मेरे को नहीं पता प्राइस घट रहा है बढ़ रहा है, बट जो भी कुछ भी तो चेंज आ रहा है ना, उस चेंज के कारण हमको अगर पॉजिटिव आया है तो इसका मतलब कि डिमांड बढ़ रहा है, तो दोनों का अगर पॉजिटिव आया मतलब दोनों का बढ़ रहा है डिमांड, तो ऐसे में हम क्या बोलेंगे कि फिर से दोनों वस्तु कंप्लीमेंट्री है। अतः हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कंप्लीमेंट्री वस्तु होने के लिए जब भी हम वैल्यू निकाले चेंज का प्राइस के रिस्पेक्ट में, वो सेम होना चाहिए। अगर पहले का निगेटिव है तो दूसरा का भी निगेटिव होना चाहिए, या फिर पहले का पॉजिटिव है तो दूसरे का भी पॉजिटिव होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर आपने तो P1 के रिस्पेक्ट में किया, क्या आप P2 के रिस्पेक्ट में नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, फ्री है आप, कोई इश्यू है ही नहीं। क्लियर है ना? आप dx1 by dp2 निकालो, dx2 by dp2 निकालो, उनके वैल्यू को देखो, उनका भी सेम प्रोसेस है, एक निगेटिव दूसरा भी निगेटिव तो कंप्लीमेंट्री, एक पॉजिटिव
तो फिर वो भी कॉम्प्लीमेंट्री। मेरा बेसिक मोटिव है ना, हम किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ये नहीं, हमें कोई भी प्राइस ले लेना है, लेकिन डिमांड को उसी के रिस्पेक्ट में करना है। अगर हम P1 ले रहे हैं तो dx1 by dp1, dx2 by dp1, ना कि dx2 by dp1 निकालेंगे, dx2 by dp2 निकालेंगे। क्लियर है या नहीं? उम्मीद है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, उसको हम लोग P2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके बताएंगे कैसा वस्तु है। क्लियर है या नहीं? चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग।